Hello, my dear students. This is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, आपकी क्लास 8 की एक्सप्लोरिंग फोर्सेस चैप्टर चल रही थी। पार्ट 1 जो है आपकी अपलोडेड है। ओके, जिसमें हम लोगों ने फोर्स क्या है उस बारे में पढ़ा था और उनके टाइप्स में से कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एक पार्ट पढ़ा था। मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस क्या होते हैं? जो मसल्स के एक्शन से कोई भी फोर्स लगता है तो वो मस्कुलर फोर्सेस कहलाता है। जैसे मस्कुलर फोर्सेस कब होता है? जब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और इलांगेट होते हैं, जब भी हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस वक्त। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में और एक फोर्स है, क्या है आपका? फ्रिक्शन। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रिक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच फिजिकल कांटेक्ट जब होता है तब जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, अब इसके बाद जो फ्रिक्शन के बाद आपका टाइप आएगा वो आएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। दोनों दूर दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, है ना? तो उसको हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे क्या? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? तो कभी भी आप देखते होंगे कि हम लोग जहाँ पे वेट सरफेस होता है, गीला होता है, वाटर होता है, आपका प्रोब एंड पॉन्डर में क्वेश्चन भी था कि स्लिपरी रहता है तो हम लोग वहाँ पे इजीली फिसल जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, ठीक है? चाहे वहाँ पे आपका केला का छिलका आ गया या फिर कुछ भी आ गया, ऑयल आ गया, आपके मतलब सरफेस में, आपके पैर और जो आपका सरफेस है उसके बीच में ऑयल आ गया और या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो उससे क्या होता है? फ्रिक्शन आपका घट जाता है। फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन एक ऐसा चीज़ है जिसके वजह से हम लोग चल पाते हैं। वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू रन, ठीक है? तो अगर फ्रिक्शन आपका नहीं होगा तो हम लोग स्लिप करते रहेंगे, कहीं पे भी जाएँगे फिसल जाएँगे, कहीं पे भी जाएँगे फिसल जाएँगे, है ना? तो जब आपका कोई भी सब्सटेंस हमारे मतलब हमारे पैर और सब सरफेस के बीच में जब कोई सब्सटेंस आ जाता है तो वो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि घटा देता है। ओके, तो फ्रिक्शन है क्या चीज भाई? पहले फ्रिक्शन तो जान ले। जैसे देखिए, ए बॉल रोलिंग ऑन द फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। जब आप किसी बॉल को रोल करके छोड़ दो तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो रुक जाता है। या फिर हम लोग जब बाइसाइकिल को चलाते हैं तो जब हम लोग पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो फिर वो अगर फ्लैट सरफेस में है अगर वो, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे स्लो होगा एंड देन इट विल स्टॉप। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम लोगों को पता है क्या, फोर्स जब लगता है तो क्या होता है? तभी कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से मोशन में जाता है, ठीक है? या फिर मोशन से रेस्ट में आएगा, है ना? जब जब उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर तो आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बॉल था, ऐसे ही रोल होते-होते जाके एक जगह रुक गया। तो ये तो मूव कर रहा था और जाके एक जगह रुक गया, तो फोर्स तो आपका लग रहा है। इसमें कौन-सा फोर्स लग रहा है भई, है ना? जब हम लोग पैडल नहीं मार रहे हैं, ठीक है? जब हम लोग पैडल नहीं कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है? बाद में जाके आपका एक बार स्लो हो रहा है साइकिल आपका एंड देन वो स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है? If the road is rough, it stops sooner than on a smoother road. तो जब आपका रफ रोड रहता है तो वो जल्दी ही रुक जाता है ना? और स्मूथ रहेगा तो वो थोड़ा-सा और स्लिप कर करके धीरे-धीरे और मूव वो ज़्यादा कर पाएगा। तो you must have came across many such experiences. What causes this change in the speed of object in such situation? आप लोगों ने बहुत सारे सिचुएशन ऐसे देखे होंगे, है ना? ऐसा क्या चीज़ होता है जिसकी वज़ह से जो ऑब्जेक्ट्स में है स्पीड जो है उनका वो उनमें चेंज आता है। स्पीड जो है वो चेंज कैसे हो जाता है, घट कैसे जाता है धीरे-धीरे आते हुए, फिर एक बार आके रुक कैसे जाता है ना? तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा पहले ही कि फोर्स क्या है? एसेंशियल है चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वज़ह से ही ना स्पीड चेंज होता है ना? फोर्स का हम लोग देखें क्या-क्या उसका एप्लीकेशंस है, क्यों एसेंशियल है? फोर्स क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है, उसका साइज को चेंज करता है, शेप को चेंज करता है। तो फोर्स जो है वो ज़रूरी है स्पीड चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, ओके? तो इन सारे सिचुएशंस में क्या हो रहा है? नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट।
ऐसा हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, लेकिन उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो जा रहा है। तो इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्स इंडीड एक्टिंग ऑन देम? यस, इट इज पॉसिबल। यहाँ पे कुछ फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं उनमें। कौन से फोर्स है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, यहाँ पे आप देखिए, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, कैसे आप एक्टिविटी के थ्रू समझोगे, है ना। यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका फ्लैट फ्लैट बेस होगा, जैसे कि आप एक एम्प्टी लंच बॉक्स ले लो, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो, या फिर नोटबुक किसी को भी ले लो, और उसको एक टेबल या फ्लोर पे रखो। देन क्या करना है आपको, उसको जेंटली थोड़ा सा पुश कर देना है, और उसके बाद देखना है, जब आप छोड़ दोगे पुश करना, तो वो थोड़ा दूर आगे जाकर फिर वो रुक जाएगा, है ना। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंसेस? यस, ये क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जा रहा है। इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट विच ब्रिंग्स इट टू रेस्ट? क्या इसमें कोई फोर्स लग रहा है जो इसको रेस्ट में ले जा रहा है? अब फिर से आपको यही एक्टिविटी को फिर से दोबारा से करना है, फिर से पुश करना है किसी ऑब्जेक्ट को, उसके अपोजिट डायरेक्शन से। आपने इधर से पुश किया, अब इसको इधर से पुश करना, ओके। फिर ये कुछ ट्रैवल करके, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके वो स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो क्या हो रहा है, जब हम लोग पुश कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वो क्या कर रहा है, थोड़ी देर बाद स्लाइड करके वो रुक जा रहा है। दिस मस्ट बी ड्यू टू अ फोर्स। ये एक फोर्स के वजह से ही हो रहा है, ठीक है, जो किसके बीच एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स जो है आपका इंटरैक्शन हो रहा है, ओके, फोर्स का। तो किनके बीच हो रहा है, जो सरफेस है, जिस सरफेस में हम उसको स्लाइड करवा रहे हैं, ठीक है, सरफेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर। ये आपका इसका जो सरफेस था, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसका नीचे का पार्ट, और ये वाला जो आपका फ्लोर है, जैसे फ्लोर का पार्ट, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे आप इसको इधर से पुश कर रहे हो, है ना, तो ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर से लगेगा, है ना, इसके अपोजिट, जिधर आपका ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, है ना, उसके अपोजिट आपका फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, ओके। और इसी के वजह से क्या होता है, जब ये इधर से आपका फोर्स लगा रहा है, यहाँ तो आप थोड़ा सा फोर्स लगाकर इसको छोड़ दिए, है ना, और इधर का फोर्स जो है वो कंटिन्यू है, तो क्या करेगा, ये तो लास्ट में रोक ही देगा। इसलिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट now come to stop position, rest position, okay. This force come into play when an object moves or try to move। जब ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर मूव करने का ट्राई करता है किसी अदर सरफेस में, ठीक है, अनदर सरफेस में, तब ये फोर्स जो है एक्ट करता है, ओके। दिस फोर्स कम इनटू प्ले। नाउ इसको फोर्स को क्या कहते हैं, इसी फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जब आप घर्षण होता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब रगड़ रगड़ हो रहा है, ठीक है, घर्षण हो रहा है, उसी को कहा जाता है फ्रिक्शन। मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक दूसरे को वो रगड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के सरफेस में। यहाँ पे आप आगे देखो, ये देखो, ये जो है इधर आपका एक एक फोर्स ये आपको लगाएगा, और एक ये लगा रहा है, ठीक है। आप अगर इधर बॉडी को मूव करा रहे हो, ये आपका जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस में इरेगुलरिटीज होते हैं, मतलब वो स्मूथ आपको दिखता है, लेकिन वो स्मूथ पूरा होता नहीं है, ठीक है, उसमें माइन्यूट इरेगुलरिटीज होते हैं प्रेजेंट। तो ये जब आपका इधर आ रहा है, तो ये इस रगड़ने के वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसका स्पीड जो है वो स्लो हो जा रहा है, ओके, रफ होने के कारण। अभी आप पढ़ोगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव, ठीक है, वही चीज बताया गया है, सिर्फ उसको एलैबोरेट कर दिया गया है। फ्रिक्शन आपका फ्रिक्शन फोर्स जो आप लगा रहे हो, वो कब कहाँ, उसका डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अपोजिट आपका फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन आपका हमेशा अपोजिट रहेगा।
जो भी आपका ऑब्जेक्ट का मूवमेंट जिधर डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तभी क्या होता है ये एक एक टाइम आके इसका पहले स्लो होता है स्पीड और उसके बाद वो रुक जाता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्यों है? क्योंकि ये दोनों बीच इन दोनों के बीच में क्या है? कॉन्टैक्ट हो रहा है। सिंस इट अराइजेस ड्यू टू टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेस जब कांटेक्ट में आ रहे हैं ये दोनों जैसे देखिए, तो तब ये हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? कांटेक्ट फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस में भी क्या हो रहा था? कांटेक्ट कर रहे थे हम लोग, कांटेक्ट हो रहा था, तो इसीलिए आपका ये कांटेक्ट फोर्सेस में आ गया। ठीक है, फ्रिक्शन कब अराइज होता है? इट अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज। ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में जो भी कांटेक्ट में है उनके बीच में इरेगुलरिटीज होते हैं, तभी ये फ्रिक्शन अराइज होता है। ठीक है, ऐसे सरफेस जो स्मूथ आपको दिख रहे हो, लेकिन उनमें भी क्या होता है, बहुत सारे माइन्यूट इरेगुलरिटीज होते हैं। माइन्यूट मतलब कि बहुत स्मॉल, छोटा। ठीक है, उसमें भी irregularities होते हैं। When placed in contact, the irregularities of the two surface lock into each other. वो दोनों irregularities क्या करते हैं? लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, है ना? तो इस तरह से फिर क्या होता है आपका, अपोज हो जाता है उसका डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को लॉक कर दे रहे हैं तो आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा वो, है ना? इस तरह से आके वो रुक जाएगा। चलिए, अब क्या है? डज इट मीन दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ द सर्फेसेस ऑफ आर रफ? इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगा रफ, जब आपका सरफेस रफ होगा। तो बिल्कुल ये बात सही है। जब आपका सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ओके, जितना ज्यादा स्मूदर होगा उतना ज्यादा उसका मतलब उतना ही उसका रिड्यूस्ड हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका लेस हो जाएगा। रफ सरफेस, रफ में आपका मोर फ्रिक्शन, ये वाला आप लिख लेना, है ना? और स्मूथ सरफेस, यहाँ पे सरफेस लिख लो, स्मूथ सरफेस इसमें लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग क्या होता है, चल पाते हैं, नहीं तो हम लोग सब जगह फिसल ही जाते हैं, चल ही नहीं पाते हैं, है ना? रफ सरफेस क्या करता है, एक दूसरे को लॉक कर देता है, तो इससे हम लोग अपने पैर को होल्ड कर पाते हैं इन वो आपके अर्थ के सरफेस पे, है ना? और आपका जब क्या होता है, कुछ बीच में आ जाता है, तो वो हमारे फ्रिक्शन को इन दोनों का मतलब लॉक नहीं कर पाता है एक दूसरे को, तो वो क्या करता है, स्मूथली वो पास कर देता है, तो इसलिए हम लोग गिर जाते हैं, है ना? चलिए, अब एक और चीज़ एक्सप्लोर करना है आपको एक एक्टिविटी के थ्रू। क्या करना है इसमें? फिर से आपको वही एक्टिविटी दोहराना है, ठीक है? जिससे आप वो पुश कर रहे थे लंच बॉक्स को या फिर ज्योमेट्री बॉक्स को। अब क्या करना है, दिस टाइम द सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सरफेसेस। अलग-अलग सरफेस में आपको उसको मूव करवाना है। जैसे कि ग्लास सरफेस में करो, क्लॉथ में, वुड में, सेरेमिक टाइल्स में एंड सैंड में, ठीक है? और उसके बाद आप उसका मूवमेंट देखो, उनका स्पीड देखो कितना देर में चल रहा है, कब स्टॉप हो रहा है, ठीक है? डज़ द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सेम डिस्टेंस इन एक्टिविटी 5.3? क्या सारे जितने भी आप सरफेसेस में रख रहे हो, सारे सरफेसेस में वो ऑब्जेक्ट जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी में ज़्यादा मूव करेगा, किसी में कम मूव करेगा, है ना? डज़ द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस ऑन ऑल सरफेसेस? नो। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नो। ठीक है, फॉर ऑल डिफरेंट सर्फेसेस द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर मूविंग डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, जो आपका डिफरेंट डिफरेंट सर्फेस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस में जाकर रुकेगा। ओके, so we can say that the force of friction depends on the nature of surfaces in contact। तो ये आपका मेन लाइन हो गया, इसको आप याद रखोगे, है ना? क्या याद रखना है भाई? The force of friction depends on the nature of surfaces in contact। फ्रिक्शन कब ग्रेटर होगा, रफ सरफेस होगा तब, और आपका स्मूथ सरफेस होगा, स्लिपरी सरफेस होगा, शाइनिंग सरफेस होगा, तो वहां पे आपका फ्रिक्शन जो है वो लेस हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है,
Does the force of friction act only if the objects are moving on solid surfaces? क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ सॉलिड surfaces में ही एक्ट करते हैं, है ना? या फिर वो लिक्विड और गैसेस में भी एक्ट करते हैं, है ना? तो जब एयर, वाटर और अदर लिक्विड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब एयर, वाटर और अदर लिक्विड्स में एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, जब देखा गया, तो क्या नोटिस किया गया कि वो सब में भी, एयर में, वाटर में और अदर लिक्विड्स में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, ठीक है, ऑन द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू देम। उन दोनों, उनके बीच में अगर मूव कराओगे तब भी force of friction लगता है. Hence, the objects such as aeroplanes, ships, boats, and high-speed trains are designed with specific shapes to reduce the friction due to the air और water around them. ठीक है, तो इसी वजह से एरोप्लेन्स, शिप, बोट्स और हाई स्पीड ट्रेन्स को ऐसा ही डिजाइन किया जाता है, ऐसे स्पेसिफिक शेप्स दिए रहते हैं ताकि उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब वहां पे शाइनिंग सरफेस होगा या फिर स्मूथ सरफेस होगा, तभी रिड्यूस होगा फ्रिक्शन। तो वहां पे क्या होगा, इजीली मूव करेगा, वहां पे आपका मूवमेंट जो होगा एकदम बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मूव जो स्पीड आपका होगा वो बहुत ज्यादा होगा, है ना? तभी तो यहाँ पे अगर आपका फ्रिक्शन घट रहा है मतलब स्पीड आपका जो है ना वो बढ़ जाएगा, है ना? तो इसीलिए एयरवेज में और ट्रेन्स वगैरह में ऐसा ही उसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि फ़ोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो घटा रहे, और घटने की वज़ह से क्या होगा, वो उनका स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा, वो रुकेगा नहीं, है ना? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्सेस। उससे पहले कुछ पूछा जा रहा है भई, इनका भी जो पूछ रहे हैं वो उनको क्लियर किया जाए। इज़ इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट applying forces on another object to always be in contact with it? क्या ये ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या ज़रूरी है कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स से ही होगा? मतलब कॉन्टैक्ट में होंगे तभी होगा? नहीं, बिना कॉन्टैक्ट में भी होंगे, तो भी फोर्स वहाँ पे एक्सर्ट होता है, ओके? तो अब इसीलिए बात आ रहा है आपका नॉन कॉन्टैक्ट, कैसे भई? बिना कॉन्टैक्ट के फोर्सेस हम लोग कैसे लगा सकते हैं? तो ये चीज़ अभी देखेंगे आप लोग, है ना? There are forces whose effects can be experienced even if the objects are नॉट इन कॉन्टैक्ट। ऐसे फोर्सेस हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं भी होंगे, उस फोर्सेस को क्या कहा जाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जाएगा। तो उनमें क्या क्या आ जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्सेस आ जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाएंगे, है ना? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस को, ओके? डू यू रिमेम्बर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा, है ना? उसमें क्या था, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर देता है या फिर रिपेल कर देता है। तो वो जो अट्रैक्ट करता है, वो भी तो एक फोर्स है ना? ये मैग्नेट जो है आपका, इस मैग्नेट को अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ तो खींचना का मतलब क्या हुआ? फोर्स हो गया। पुश और पुल इज़ नोन एज़ फोर्स। तो यहाँ जो खींच रहा है या फिर पीछे धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, तो वो भी आपका फोर्स हो गया। तो इसी फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्सेस। ओके, चलिए, वी हैव लर्न दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेट्स किसको अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स को, सच एज आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील। ओके, इस तरह के मटेरियल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। नाउ व्हेन टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, अगर दो मैग्नेट्स को हम लोग क्लोज ले आएंगे तो क्या होगा, उसके जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ। और अगर अनलाइक पोल्स हैं जैसे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना? ये सब तो आप जानते होंगे, आप लोग फेमिलियर होंगे। ओके, इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक वी ऑल्सो लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी पढ़ा है, जिसमें क्या है, जो आपके और इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और वो बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह, है ना? जिसमें
अट्रैक्शन रिपल्सन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। तो वो भी तो एक फॉर्म ही है पुश और पुल का, अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। वो पुश और पुल का ही फॉर्म है। और पुश और पुल किसका फॉर्म है? फोर्स का। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये भी एक टाइप हो गया फोर्स का। कौन सा फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे टेस्ट किया गया है दो मैग्नेट को लिया गया, रिंग मैग्नेट्स को, ठीक है। जिससे आपका ये नॉर्थ पोल है, एक मिनट, जैसे ये आपका नॉर्थ पोल है, नहीं दिख रहा है, नॉर्थ पोल है, ये भी आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक वुडन स्टिक लिया गया है और दो रिंग मैग्नेट्स लिया गया है, ठीक है। While holding the steel stick in the vertical position over a wooden table, यहाँ पे एक टेबल है मान लो, है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको। यहाँ पे आपको इसको जो वुडन स्टिक है इसको ऐसे वर्टिकल पोजीशन में लगा देना है और एक रिंग मैग्नेट को आप इस तरह से लगाओगे एंड देन दूसरे मैग्नेट को आप इसी तरह लगाओगे जिसमें उनके लाइक पोल्स जो है वो एक साथ हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपका नॉर्थ पोल है तो इसका भी नॉर्थ पोल इधर साइड ही लगाना है ना, ताकि उसमें क्या होगा, जब आप इसको पुश करोगे तो वो पुश ही नहीं हो पाएगा, है ना। नाउ इंसर्ट द सेकेंड रिंग मैग्नेट above it and such that like poles of the two magnets face each other, जैसा कि मैंने बताया। And does the second magnet stay floating above the first magnet? ये जो आपका मैग्नेट आप छोड़ दोगे डाल के ना, तो इस जगह पे आके ये रुक गया, फ्लोट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सेकंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके लाइक पोल्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में आने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के पास चिपकने नहीं दे रहे, स्टिक नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक पोल्स हैं, ठीक है। अब आप उसको ट्राई करो पुश करने का, इसको जितना भी आप पुश करो, क्या ये नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, आप कितना भी फोर्स लगा लो, ठीक है। नाउ रिवर्स द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, अगर आप इसको फिर से रिवर्स कर दोगे, ठीक है। अब नाउ इसको क्या करो आप, इसका मैग्नेट का पोल्स को रिवर्स कर दो, ठीक है। ये आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब ये आप इसको रिवर्स करोगे तो जैसे ही डालोगे ये खुद ही खींच लेगा, इसमें आपको पुश करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डज द सेकेंड मैग्नेट रिमेन फ्लोटिंग? क्या होगा? नहीं होगा। इट विल नॉट फ्लोट, इट विल स्टिक टू द सेकंड मैग्नेट, ओके, इट विल स्टिक टू द फर्स्ट मैग्नेट। तो ऐसा क्या हो रहा है, वी फाइंड दैट द मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्सेस। ये क्या कर रहा है, मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है फोर्सेस को दूसरे मैग्नेट पे, ठीक है, विदाउट बीइंग एनी कांटेक्ट विद इट, बिना किसी कांटेक्ट के ये मैग्नेट जो है इसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जब इसका लाइक पोल साथ में था तब ये दूर भेज रहा था, रिपेल कर रहा था, और जब इसका अनलाइक पोल साथ में है इस तरह से तो ये अपने तरफ खींच ले रहा है ना। तो ये क्या था, इसी को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, ठीक है। द फोर्स exerted by a magnet on another magnet or a magnetic material, it is called magnetic forces। तो ये फोर्स अगर एक मैग्नेट आपका एक्सर्ट कर रहा है किसी दूसरे मैग्नेट पर या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर, तो उस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्सेस, ओके। Since a magnet can exert force from distance without being in contact, it is called non-contact forces। क्योंकि यहाँ पे का डिस्टेंस, एक डिस्टेंस में ही क्या मैग्नेट जो है वो एक्सर्ट कर दे रहा है फोर्स को, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, आर देयर मोर सच फोर्सेस व्हिच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस? ऐसे और कोई फोर्सेस हैं? तो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे कि आप देखोगे, आप एक स्केल ले लो, है ना? स्केल को आप किसी किसी भी चीज़ पे रब करोगे, जैसे लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन वगैरह, या फिर अपने हेयर में भी क्या आप अगर उसको रब करोगे ना तो आपके वहाँ पे प्लास्टिक ये पेपर के पीसेस जो है वो अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो आपका स्केल है वो अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो इसके वजह से फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी कोई कांटेक्ट नहीं था,
तो धीरे से आप इसके ऊपर थोड़ा-सा रखोगे तो ये अपने आप ऊपर खींच लेगा। तो ये भी आपका एक नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स में आ गया, है ना? तो इसको थोड़ा-सा और समझा जाए, क्या है भई इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स? इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा गया है ना? क्या एक्सपेरिमेंट करना है? आपको एक प्लास्टिक स्केल लेना है या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ भी ले सकते हो, ओके? दोनों में से कोई एक ले लेना और आपको एक प्लास्टिक पॉलीथीन लेना है, ओके? एंड देन सम पीसेस ऑफ पेपर आपको इस तरह से स्कैटर करके रखना है। देन क्या करना है, प्लास्टिक स्केल या फिर स्ट्रॉ को आपको पॉलीथीन में रब करना है विगोरसली, मतलब जल्दी-जल्दी उसको रब करके देखना। फिर क्या करना है, आप उस रब्ड पार्ट जो आपका प्लास्टिक स्केल था, उसको आप टच नहीं करोगे, है ना? डोंट डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विथ योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट। कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट से या फिर अपने अपने हैंड से इसको टच नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अभी क्यों, वो मैं आपको इसके एक्सपेरिमेंट के बाद बताऊंगी, ओके? उसको आपको बताया गया है कि टच नहीं करना मतलब नहीं करना। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। अब आप यहाँ पे जहाँ पे स्कैटर किए हो पेपर को, छोटे छोटे टुकड़ों को, उसके क्लोज आप ले जाओ तो आप क्या देखोगे, टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसेस। ठीक है, उस पेपर पीसेस को भी आपको टच नहीं करना है। डू यू नोटिस समथिंग सरप्राइजिंग? इसमें आप क्या देख रहे हो कि जितने भी पेपर्स थे कटिंग पीसेस, वो धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पे, है ना? The paper pieces get pulled towards the plastic scale, ठीक है, और उसमें जाके स्टिक हो जा रहे हैं। when it is brought closer to the paper pieces, जब उसको स्केल को उसके क्लोज किया गया पेपर पीसेस के, तो वो मतलब उसमें पूरा सटाया नहीं गया है, सिर्फ क्लोज लाया गया, नियर लाया गया, तो वो अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? हाउ, व्हाई डज दिस हैपन? When two objects of certain materials are rubbed together, electrical charges build up on their surface. जब दो ऑब्जेक्ट्स किसी सर्टेन मटेरियल का हो, उसको अगर हम रब करेंगे दोनों को, तो वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो डेवलप हो जाते हैं सरफेसेस पे। जैसे कि आपका ये स्केल में इलेक्ट्रिक चार्जेस डेवलप हो गया था, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर डेवलप हो गया है तो उसको आप अगर टच करोगे अपने हैंड से या फिर किसी मेटल ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करेगा, वहां पे करंट फ्लो होगा, वहां पे आपको थोड़ा सा करंट फ्लो होगा, छुओगे तो झटका लगेगा, है ना? तो इसलिए आपको कहा गया है कि रब पार्ट को आपको टच नहीं करना है जब वो किसी सर्टेन मटेरियल से, मतलब दो सर्टेन मटेरियल्स को रब किया जा रहा है और वहां पे इलेक्ट्रिकल चार्ज बिल्ड अप हो रहे हैं उनके सरफेसेस पर। तो जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिल्ड अप हो रहे हैं तो वहां पे आपको करंट भी डेवलप होगा, इसलिए आपको सावधानी से ये एक्सपेरिमेंट को करना है, उसको टच नहीं करना है। तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। ये आपके जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, ठीक है? बट डू नॉट मूव बाय themselves, as they do not move by themselves, क्योंकि स्टैटिक चार्जेस मतलब रुका हुआ, ठीक है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, क्योंकि ये खुद से मूव नहीं कर पा रहे हैं ये चार्जेस। जब आप इसको इसके सामने ला रहे हो तब ना ये आपका स्टिक कर रहा है, ऐसे तो वो चुपचाप से है, ठीक है, स्टैटिक है। तो इसलिए इसको स्टैटिक चार्जेस कहा गया है। The object that acquires static charges is said to be a charged object। जो ऑब्जेक्ट आपका स्टैटिक चार्ज को एक्वायर कर रहा है, जैसे कि वो आपका स्केल जो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जो स्टैटिक चार्जेस को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसी को क्या कहा जाएगा, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स, दैट इज exerts a force on uncharged objects। ये जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इसी को अट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो एक इन द फॉर्म ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है? तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, किसमें, अनचार्ज ऑब्जेक्ट में। तो चार्ज ऑब्जेक्ट किसमें, किससे आपका अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज अट्रैक्टेड विथ अनचार्ज्ड, ठीक है? और दोनों दोनों यहाँ पे भी आपका मैग्नेट की तरह है, जैसे लाइक अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, जस्ट अ सेकंड,
अनलाइक पोल्स आपके अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अनलाइक आपका मतलब चार्ज एक है, एक अनचार्ज है, तो दोनों अलग-अलग रहेंगे तो वो क्या करेंगे वहाँ पे अट्रैक्शन होगा, ओके? और नहीं तो फिर रिपल्सन होगा, है ना? अनचार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स सच एज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, इस तरह के सर्टेन मटेरियल्स के बने होते हैं, उन्हीं पर ये फोर्स अप्लाई होता है, ओके? This force come into play even when the bodies are not in contact. इसमें भी क्या हो रहा है, ये फोर्स कब हो रहा है, जब इनमें दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो दो बॉडीज के बीच हो रहा है फोर्स, ये वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए इसको भी नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा गया है। फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, ठीक है? आपका यही चीज बताने के लिए कि चार्ज चार्ज और अनचार्ज होंगे, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और चार्ज चार्ज होंगे या फिर अनचार्ज अनचार्ज होंगे तो उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, ओके? तो देखिए यहाँ पे आपका वही एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपको दो बलून्स लेने हैं, एक थ्रेड लेना है कुछ लेंथ का, और वुलन क्लॉथ लेना है, ठीक है? 2 बैलून को इन्फ्लेट कर दीजिएगा, हैंग कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है? और ऐसा आपको हैंग करना है कि दोनों एक-दूसरे को टच ना करें, थोड़ा-सा दूरी में रखना है। और क्या करना है, बैलून्स को रब कर देना है विथ अ वूलन क्लॉथ। वूलन क्लॉथ से दोनों को रब कर दोगे, तो क्या होगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको केयरफुल रहना है। टच नहीं करना है बलून्स को, ठीक है? अपने फिंगर से, वूलन क्लॉथ से इसको बस रब कर देना, और इसको भी रब कर देना, ठीक है? देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो बलून्स हैं यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है? ये दोनों को आपने रब किया है, मतलब दोनों जो है वो चार्ज हो गए हैं, वो दोनों चार्ज हो गए हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट हैं। तो ये क्या आप देख रहे हो यहाँ, कि ये दोनों एक दूसरे को, ये दूर जा रहे हैं, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है? नाउ ब्रिंग द वूलन क्लॉथ यूज्ड फॉर रबिंग। नाउ इसको अगर आप जब वूलन क्लॉथ को आप जिससे रब कर रहे थे बलून को, उसको लेके आओ क्लोज टू वन ऑफ द बलून्स, ठीक है? तो क्या होगा, जब आप वूलन क्लॉथ को लाओगे तो वो एक उससे जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, किससे, वूलन क्लॉथ से, बलून जो है आपका वूलन क्लॉथ से जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों दोनों ही, यहाँ पे आप ला कर रख दो वूलन क्लॉथ को, तो दोनों क्या होगा, ये इधर से अट्रैक्ट होगा, ये इधर से अट्रैक्ट होगा, है ना? if they are attracting each other, as if they are attracting each other, what do we infer from these observation, हम लोग क्या समझे इस ऑब्जर्वेशन से, वही समझे कि like charges repel each other, unlike charges attract each other, ठीक है? We found that two similar charged balloons repel each other, whereas a charged balloon and the woolen cloth with which the balloon was rubbed attract each other. Does this indicate that the charge on the balloon is a different kind from the charge on the woolen cloth? ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो चार्ज आपका बलून में था, वो डिफरेंट काइंड का चार्ज था, जो आपका वुलन क्लॉथ में भी था, दोनों, ठीक है? दोनों जो है उनका काइंड डिफरेंट था, क्यों, सिंस द बलून वर चार्ज्ड इन द सेम वे, दे कैन हैव द acquired सिमिलर चार्ज, ठीक है? जैसे बलून को रब किया गया, एक ही तरीके से किया गया, वूलन क्लॉथ से ही किया गया, तो दोनों में एक ही टाइप का चार्ज जो है वो एक्वायर हुआ, सिमिलर चार्जेस ही हुए एक्वायर, ठीक है? as the similarly as the similarly charged balloons repel each other, we can infer that similar charges repel each other, ठीक है? दोनों सिमिलरली चार्ज थे बलून्स, तो वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिमिलर चार्जेस यानी कि लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? बोथ द रबिंग object and the rubbed object get charged, but they acquire opposite kind of charges. जो रबिंग ऑब्जेक्ट था यानी कि वूलन क्लॉथ, ये रबिंग ऑब्जेक्ट है,
और रब्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका? बलून। दोनों क्या हुए? चार्ज हुए। दोनों ही चार्ज हुए, लेकिन दोनों में अलग अलग टाइप के, अलग अलग काइंड के चार्जेस थे, अपोजिट काइंड के चार्जेस थे। इसलिए वहां पे क्या देखने को मिल रहा था कि वहां अट्रैक्ट हो रहा था वो दोनों, है ना? देयर अट्रैक्शन शोज द अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस। उनका अट्रैक्शन क्या पता लगाया आपका? It shows the opposite kind of charges present over there. Okay. The two kinds of static charges are said to be positive and negative. दो kinds क्या क्या होते हैं static charges के? एक होता है positive charge, एक होता है negative charge. ठीक है? static charges जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक positive होता है, एक negative होता है. Now force exerted by a charged object, charged body on another charged body, or or an uncharged body is called electrostatic force. ठीक है? एक चार्ज बॉडी जो आपका फोर्स लगा रहा है किस पे? दूसरे चार्ज बॉडी पे या फिर अनचार्ज बॉडी पे, तो वो फोर्स कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये भी क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब चलिए क्या है भाई? है when charges move, they constitute an electric current in an electrical circuit. ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टैटिक चार्जेस थे। इन चार्जेस को अगर मूव कराया जाए तो ये एक क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को बनाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वही इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इट इज द सेम करंट विच मेक्स अ लैम्प ग्लो और जनरेट्स अ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा था ना मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट। तो ये वही करंट है, ये जो आपका चार्ज था ना स्टैटिक चार्ज, उसको अगर मूव कराया जाए तो वो वही इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा जो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करके एक लैंप को ग्लो करवा रहे थे, और जिससे आप हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, इसलिए आपको इस तरह के एक्टिविटी में क्या करना है? आपको उसको डायरेक्टली हैंड से या फिर किसी भी मेटल रॉड वगैरह से, मेटल से टच नहीं करना है, नहीं तो आपको करंट फील होगा। ओके, जैसे आप क्या देखे होंगे बहुत बार कि चेयर में जो आपका प्लास्टिक का चेयर होता है उसमें आप ऊपर पैर करके बैठ जाओ और पीछे से आपका किसी भी कपड़े से उसको पूरा पीछे से आप अगर उसको मारो, ठीक है, 2 बार 3 बार ऐसे कर करके, तो क्या होता है फिर आप इधर से कोई आदमी इसको छुएगा, व्हेन यू टच एनीबॉडी, तो क्या होगा? आपको दोनों को चिट से झटका लगता है। ठीक है? तो वही ये क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। चलिए, तो ये आपका आ गया ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दूसरा आपका तीसरा, ये तीसरा टाइप है, किसका टाइप है? ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। ये भी एक टाइप है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का। ठीक है? इसमें आप देखे होंगे बहुत बार, कभी भी आप एक बॉल लो, उसको थ्रो करो अपने ऊपर वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो क्या होगा? दोबारा से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से उसको फिर से थ्रो करो। अब क्या करना है आपको? बहुत ज्यादा जोर से थ्रो करना है, तो फिर आपका वो नीचे ही आएगा, है ना? वो ऊपर क्यों नहीं जाता है? जब आप ऊपर फेंक रहे हो उसको, तो ऊपर ही क्यों नहीं चला जाता है? नीचे क्यों आ जा रहा है बार बार? ठीक है, अब आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सोचो। थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस अराउंड यू where any object thrown up in any direction finally falls back or come back to the floor or ground। ठीक है, कभी भी आप देखो, इरेजर को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, नीचे कुछ भी आप फेंकोगे या ऊपर, किधर भी कोई भी डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? फाइनली नीचे ही आएगा। जैसे ये फ्रूट्स जो ड्रॉप होते हैं वो नीचे ड्रॉप होंगे डायरेक्टली। ठीक है, बॉल जो है फिर गिर के आपका नीचे ही आएगा, किधर से भी आप मारो, किधर से भी गिराओ, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ से ये अगर जंप करेगी तो वो सीधे नीचे ही आएगी, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, है ना? ऐसा क्यों होता है भाई? यहाँ पे भी देखो, यहाँ से भी जंप किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जो हमारा अर्थ है वो भी अपनी ओर सभी चीजों को खींचता है। यहाँ खींचने का मतलब, पुल का मतलब क्या हो गया? फोर्स। तो फोर्स आपका कौन लगा रहा है? अर्थ। जब अर्थ आपका फोर्स लगाए,
व्हाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ? यहाँ पिछले पेपर का आपका ये छूट गया था लगता है। हाँ, डज इट मीन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। आपका ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपके कंटेंट में ही प्रेजेंट होता है, ओके। तो कोई चीज छूट भी जाए तो आपको इसको समझ करके आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा था, व्हाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ? जितना भी ऑब्जेक्ट है ये पूछ रहा है बच्चा कि सारा चीज जो है वो अर्थ में ही क्यों गिरता है, अर्थ की तरफ ही जाकर गिरता है। इज देयर एनी फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन देम, व्हिच व्हाट एक्सर्ट दिस फोर्सेस? ये पूछ रही है कि क्या ऐसा कोई फोर्स है जो उनमें लगता है, ऐसा कौन सा फोर्स है, ठीक है। तो ऐसा वही फोर्स है, सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ इट मींस दैट अर्थ अट्रैक्ट्स देम। अट्रैक्ट्स यानी कि यहाँ पे अपनी ओर खींचता है, मतलब पुल कर रहा है अर्थ, है ना। जब सब चीज गिर रहा है अर्थ की तरफ तो मतलब इसका मतलब यही होता है कि अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ अपने तरफ खींच रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस फोर्स से मतलब जिस फोर्स से वो खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। The gravitational force exerted by Earth is also called force of gravity। इसी को क्या कहा जाता है, force of gravity कहा जाता है, या फिर सिर्फ सिर्फ gravity कहा जाता है, ठीक है। Since the gravitational force acts without contact with the object, it attracts, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, बिना किसी कॉन्टैक्ट का, ऑब्जेक्ट के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर भी अट्रैक्ट कर ले रहा है। बॉल जब आप ऊपर डाल रहे हो तो वो नीचे आ रहा है, इस हाइट से ये डाल रहा है फिर भी ये नीचे आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अर्थ अर्थ जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है बॉल को अपनी ओर, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट तो उन दोनों में हो नहीं रहा है, तो ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, इसमें दोनों चीज था, क्या था, आइदर अट्रैक्टिव था और रिपल्सिव था, है ना। वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों आपको मिल रहा था। जब अनलाइक चार्जेस हो रहे थे, अनलाइक पोल्स हो रहे थे, तो वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा था। जब लाइक चार्जेस और लाइक पोल्स हो रहे थे, तो वहाँ पे रिपल्सन हो रहा था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑलवेज अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ऑलवेज वो अपनी ओर खींचता है, इट पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, अर्थ पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे ऑलवेज ये इसलिए कहा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, ओके। You might have noticed that when an object is dropped from high, it takes a straight vertical path। ये क्या करता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से किसी भी हाइट से फेंकोगे तो वो स्ट्रेट वर्टिकल पाथ को वो फॉलो करता है, ठीक है, बिफोर टचिंग द ग्राउंड। इसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है और वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब एकदम सीधा, ठीक है, डाउनवर्ड्स। तो आपका पाथ अगर पूछा जाए कभी भी, तो उसका क्या आप लिख सकते हो कि स्ट्रेट वर्टिकल पाथ वो, जब वो ड्रॉप किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब वो स्ट्रेट वर्टिकल पाथ को ले लेता है, ओके, बिफोर टचिंग द ग्राउंड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स द ऑब्जेक्ट मूव्स स्ट्रेट, स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स मोमेंटरीली एट द टॉप एंड देन टेक्स द स्ट्रेट वर्टिकल पाथ। इसमें होता क्या है, जनरली जब आप ऊपर फेंके किसी भी चीज को, ठीक है, गया तो सीधा-सीधा, फिर क्या होता है, धीरे-धीरे इसका स्पीड जो है वो घटता है, फिर एक जगह पे आके रुक जाता है, एकदम छोटा-सा, थोड़ा-सा देर के लिए, एकदम क्षण भर के लिए, और फिर वो दोबारा फिर वो नीचे आ जाता है ना? तो ये क्या होता है इसमें, आपका जो अगर मूवमेंट अगर पूछा जाए, तो कैसे होगा इसका, द ऑब्जेक्ट मूव्स अप स्ट्रेट देन स्लोज डाउन, ठीक है, उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और फिर वो स्टॉप हो जाएगा मोमेंटरीली एट द टॉप एंड देन टेक्स द वर्टिकल पाथ टू टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, टू द डाउनवर्ड्स। तो आपका वो फिर नीचे आ जाएगा। while going up the speed of the object goes on decreasing। जब ऊपर जाता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है,
तो यहाँ से इसका स्पीड ज़्यादा होता है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आके यहाँ पे रुक गया। फिर जब यहाँ से वो नीचे आने लगा तो फिर धीरे से आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है? तो इस तरह से होता है। क्या होता है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस टिल द ऑब्जेक्ट कम टू टॉप पोजीशन। जब वो टॉप तक जैसे आप यहाँ से फेंक रहे हो किसी चीज़ को, आपका अगर ये टॉप यहीं तक जाने का है, ठीक है? ये टॉप पोजीशन है। यहाँ तक ये यहाँ से आपका गया, इसमें आपका धीरे-धीरे आपका स्पीड कम हो गया, यहाँ आके स्पीड खत्म, स्टॉप हो गया, फिर यहाँ से अब ये गिरना चालू होगा, धीरे से इसका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है? द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, उसका मोशन भी जो डायरेक्शन था वो ऊपर जा रहा था इस तरह से, वो उसका डायरेक्शन आपका नीचे आ जाएगा। डायरेक्शन आपका मोशन का चेंज हो जाएगा और फिर जब वो स्पीड नीचे आएगा व्हाइल कमिंग डाउन द स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ वर्टिकल मोशन। उस इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल मोशन में होता है। ठीक है? तो इसी को आप लीनियर मोशन भी कह सकते हो। ठीक है? When it moves in a vertical direction under the influence of a gravitational force, जब आपका वर्टिकल डायरेक्शन में कब आता है, जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में रहता है, जब अर्थ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट कर रहा होता है। ओके, डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्सेस। जो भी अर्थ आपका खींचता है हर चीज को, एप्पल गिर रहा है, बॉल गिर रहा है, फिर और भी कुछ भी, अब जैसे अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, कुछ भी आता है, पूरा-पूरा बड़ा-सा बिल्डिंग जो है वो धीरे से गिर के फिर कहाँ आता है? नीचे ही आता है, अर्थ पे ही आता है। तो कुछ भी गिर रहा है तो क्या सबको इक्वल फोर्स से अर्थ खींचता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है? तो ये चीज़ आपका डिपेंड करता है उसके वेट में, वेट और उसके बॉडी मास में, ठीक है? तो ये वाला आपका टॉपिक जो है, टॉपिक 5.5, इसको कल पढ़ा जाएगा और ये वाला टॉपिक आपका कल समझा जाएगा कि अर्थ क्या हर ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से पुल करता है। ओके? तो आपको उसमें अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ तक की टॉपिक आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। शेयर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, है ना? चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।